नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट की आज शाम अहम बैठक, 20 से अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। शाम 4 बजे लखनऊ में होगी कैबिनेट की बैठक। यूपी में 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए खुलेंगे स्कूल। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर लिया गया फैसला, सभी स्कूलों को आदेश जारी। मुख्तार अंसारी के लिए आज अहम दिन, गैंगस्टर मामले में कोर्ट सुना सकती है फैसला। बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। स्वामी प्रसाद पर जूता फेंकने वाले शख्स के भाई का आरोप, तिलक चोटी देखकर भड़के थे स्वामी के समर्थक, बेरहमी से पीटा और मुंह पर थूका। भाई ने थाने में दर्ज कराया केस। कोरोना के लिए नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट, पीएम के प्रधान सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। राज्यों को इन्फ्लुएंजा और सार्स की बीमारी की निगरानी के आदेश। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में 1 दर्जन बंदरों की मौत, खेतों में अलग अलग पड़े मिले बंदरों के शव। पशु चिकित्सा विभाग की टीम फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करेंगे आज सजा पर फैसला। आपको बता दें कि आज मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक केस में फैसला आ सकता है। ये मुकदमा गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। जज अरविंदर कुमार मिश्र इसकी सुनवाई कर रहे हैं। मामले में फैसला सुनाने के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गई थी। मामला कपिल देव सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इसके मूल केस में मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है। कपिल देव सिंह की हत्या साल 2009 में हुई थी। पिछली तारीख के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में पेश किया गया था। साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ गांव के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या हो गई थी। हत्या के इस मामले में साथी मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में मुख्तार के वकील लियाकत अली की ओर से मुख्तार के बचाव में जरह पूरी कर ली गई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 22 अगस्त की तारीख को तय कर दिया है। सुनाएगी फैसला। दो 2009 में हुई थी कपिल देव सिंह की हत्या। मुख्तार अंसारी पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट सुना सकती है फैसला। और अब बात करेंगे पेंशन और सुहागन विधवा की। आपको बता दें कि खबर बरेली से है, जहां पर बरेली के आंवला के रामनगर ब्लॉक में विधवा पेंशन में बड़ा घोटाला सामने आया। नायब तहसीलदार शोभित चौधरी की अगुवाई में टीम जांच करने गांव गोठा खंडवा पहुंची तो 26 महिलाओं के पति के जीवित होने के बावजूद विधवा पेंशन लेने की पुष्टि हो गई। दिलचस्प यह है कि सभी महिलाएं 25 से 30 साल की उम्र की हैं। किसी की शादी साल 2 साल पहले तो किसी की 7-8 साल पहले हुई है। गांव में 60 से ज्यादा महिलाओं की इसी तरह विधवा पेंशन लेने की शिकायत की गई, लेकिन जांच उन्हीं की हुई जिनके नामों की सूची दी गई थी। विधवा पेंशन के कई लाभार्थियों की जाति और पते भी फर्जी होने की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सबसे पहले वो महिलाएं दोषी हैं जिन्होंने छोटे से लाभ के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाए हैं। इस प्रकरण में सभी फील्ड कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी, क्योंकि सत्यापित वही लोग करते हैं और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उसकी रिकवरी की जाएगी और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में 26 महिलाओं को लेकर ये खुलासा हुआ है कि उनके पति जिंदा हैं, उसके बावजूद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर विधवा पेंशन का लाभ लिया जा रहा था। ब्लॉक में विधवा पेंशन में ये बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है। फिलहाल अब मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस पर जांच चल रही है। सबसे पहले दोषी तो महिलाएं ही हैं जिनके पति जीवित थे, फिर भी उन्होंने गलत अप्लाई किया। हो सकता है उन्हें किसी मिसगाइड किया हो। जिसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया उसका सत्यापन किया होगा किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी ने वीडियो के माध्यम से, फिर वो महिला कल्याण विभाग में पेंशन भुगतान के लिए आता है। तो इसमें निश्चित ही फील्ड ऑफिसर्स जिम्मेदार होंगे
जिन्होंने सत्यापित किया जो कि सत्यापित नहीं होना चाहिए था, उनसे रिकवरी भी होगी और जिन्होंने सत्यापित किया है उनके खिलाफ FIR करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई की। इसलिए ऐसे मामले में तो एटलीस्ट आवेदक को पहली जिम्मेदारी आवेदक की खुद है। और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू। आपको बता दें कि 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अब देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए धर्मनगरी वाराणसी के मैदागिन स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में भी पूजा पाठ का विशेष इंतजाम किया गया है। इसके लिए बुधवार जिस दिन चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कराई जाएगी, कल सुबह 8 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ कराकर सफल लैंडिंग की प्रार्थना की जाएगी। जी हाँ, तो कल शाम इसरो कराएगा सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस एक दिन और 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। हर देशवासी को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को तैयार है। अगर 23 अगस्त लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल सकती है और यह एक तरह का बैकअप प्लान है, या यूं कहें हर वैज्ञानिक अपने मिशन का प्लान भी बनाकर चलता है। इसरो ने भी यही किया है। पूरी दुनिया को बुधवार की उस शाम का बेसब्री से इंतजार है जब हिंदुस्तान चांद पर अपने लैंडर विक्रम को लैंड करेगा। देखिए रिपोर्ट। इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान पर है और दुनिया के सभी अब 23 अगस्त की उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का विक्रम लैंडर चांद को चूमेगा और प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास के कभी न मिटने वाले सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर देगा। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की लैंडिंग का दिन है। तारीख सब कुछ तय है, लेकिन उससे पहले लैंडर ने चांद की हैरतअंगेज तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर करते हुए इसरो ने लिखा, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के खतरा जांच और बचाव कैमरे से खींचा गया है। खास कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा, ये कैमरा नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। बता दें कि 47 साल बाद चांद की ओर निकला रूस का मिशन चंद्रयान शनिवार को फेल हो गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंडिंग को निकला रूसी यान लूना 25 शनिवार को हादसे का शिकार होकर नाकामयाब हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार को बताया कि लूना 25 की चांद से दूरी घटाने की प्रक्रिया में शनिवार को तकनीकी खामी आई और उसके बाद से इससे संपर्क टूट गया। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर है, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा और बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका भारत के पास होगा। लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी
बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट isro.gov.in, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी इसे देखा जा सकेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के मिशन ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंडिंग करने वाला है वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जिसने अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। यहाँ का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान के लिहाज से बहुत अनमोल होगी। भारत चांद के उत्तरी ध्रुव की राज जानने के लिए चंद्रयान 3 पर ही नहीं रुकेगा। 2026 में ये जापान के साथ एक और मून मिशन इसी दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। असल में वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद के स्याह हिस्से में पानी मौजूद हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लूनर रिकॉग्निशन ऑर्बिट पिछले 14 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। उसी की मदद से पता लगा है कि चांद के अंधेरे हिस्से में पानी बर्फ के रूप में बड़ी तादाद में मौजूद हो सकता है। इससे पहले 2008 में भारत का चंद्रयान 1 मिशन भी चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगा चुका है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अभी तक इसरो वैज्ञानिकों के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है और अब इंतजार है 23 अगस्त की उस शुभ घड़ी का जब भारत की मुट्ठी में चांद होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सभी की देश की निगाहें टिकी हुई हैं चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर और कल पूरा देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 6:04 पर आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग का टाइम जो है वो दिया गया है। हालांकि अगर उनको जगह नहीं मिलती है लैंडर को लैंड कराने के लिए तो ये लैंडिंग जो है वो टल भी सकती है। फिलहाल ये देखना होगा और इसका बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं। और अब बात राम मंदिर में विराजेंगे महादेव। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से 600 किलो वजनी शिवलिंग अयोध्या लाया जा रहा है। शिवलिंग में 5 दिनों में 1000 किलोमीटर की यात्रा करके 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगा। शिवलिंग 4 फीट ऊंचा है और यह नर्मदा नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। अभी तक ये ओमकारेश्वर के पास बल्लौरा खुर्द से नजर निहाल आश्रम में रखा गया था। ऐसी चर्चा है कि इसे श्री राम मंदिर परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण जोरों पर हो रहा है। दिन रात हजारों मजदूरों और इंजीनियर्स भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। इसी बीच राम मंदिर के अन्य मंदिरों के निर्माण पर भी कार्य किया जा रहा है और राम भक्तों के लिए एक नई खुशखबरी भी अयोध्या से आई है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर में महादेव भी विराजने वाले हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। इस मंदिर के जो शिवलिंग आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर का 600 किलो वजनी शिवलिंग यूपी के अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यात्रा का आरंभ ओमकारेश्वर से श्री श्री 1008 अवधूत नर्मदानंद बाबजी से ने वैदिक मंत्रोच्चार शिवलिंग का पूजन किया और दूध, दही और जल से अभिषेक कर किया। ओमकारेश्वर से शिवलिंग के पूजन के बाद इसे प्रतिष्ठा यात्रा के रूप में रवाना किया गया।
जो 5 दिन में 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर 23 अगस्त को राम जन्मभूमि न्यास को ये शिवलिंग सौंप दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 2024 में इस मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर करीब 2 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आएंगे। रामलला के दर्शन के साथ ही श्रद्धालु 4 फीट ऊंचे और 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। ओमकारेश्वर से अयोध्या राम मंदिर के लिए प्रतिष्ठा यात्रा का लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। यात्रा जब उज्जैन पहुंची तो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। संतों ने शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कर यात्रा का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद अगली सुबह कई संतों और पुजारियों ने शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया। इसके बाद यात्रा बैंड और ढोल के साथ आगे के लिए रवाना हो गई। जानकारी के मुताबिक ये दिव्य शिवलिंग 600 किलो वजनी है और 4 फीट ऊंचा है। ये शिवलिंग प्राकृतिक है जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थान से लाया जा रहा है। शिवलिंग 23 अगस्त को राम जन्मभूमि न्याय को सौंपा जाएगा। मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे करीब 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में से एक में शिवलिंग स्थापित होगा। श्रद्धालु प्राकृतिक नर्मदेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि शिवलिंग मध्य प्रदेश से अयोध्या आ रहा है। ऐसे में रास्ते भर में लोग इस शिवलिंग का स्वागत कर रहे हैं और अपने अपने तरीकों से इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आ रही है। राम मंदिर जनवरी 2024 तक बनकर पूरा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मंदिर ने आकार लेना शुरू कर दिया है। भूतल से लेकर प्रथम तल तक में कार्य करीब पूरा होना है। माना जा रहा है कि अब कुछ ही समय में मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। 19 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या का दौरा किया था, जहां उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद रामलला की आरती उतारी। मंदिर के पुजारी उन्होंने भगवा अंगवस्त्र पहनाया। इस दौरान महाश्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय भी दिखाई दिए। रामलला की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य को देखा। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू कराया। सीएम योगी ने भी बड़े ध्यान से पूरे काम को देखा। अगले साल जनवरी महीने में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके बाद राम मंदिर को श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाएगा और वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे और साथ ही साथ 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर में सोमवार को नागपंचमी के दिन श्री बजरंग अखाड़ा भीमदल इंडिया ऑप्टिंग रेलवे पार्क साईपुरवा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। 50 वर्षों से नागपंचमी के शुभ अवसर पर दंगल का आयोजन किया जाता है। नागपंचमी के अवसर पर हुई दंगल प्रतियोगिता में दूर दूर के पहलवान भाग लेने पहुंचे थे। दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हजापुर, जहां पर मिशन 2030 को लेकर अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। सीताराम लांबा जी, अध्यक्ष युवा बोर्ड, उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी कुलदीप नाका जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भवानी सिंह देता जी, पीएस प्लानिंग राजन विशाल जी, उपस्थित तमाम हमारे विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और इस प्रोग्राम जुड़े हुए तमाम राजस्थान के अंदर मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम लीक चल के हैं और मुझे खुशी है कि आप जिस प्रकार से यहाँ पधार रहे हैं, उत्साह दिखाया है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ अव्यवस्था भी हो गई, क्योंकि इतने ज़्यादा अधिक लोग आ गए
मैं इसको वैसे तो सॉरी फील करते हैं, पर इस बात का प्रतीक भी है। आज राजस्थान के लोगों ने, आप सब लोगों ने कोविड के अंदर दिखाया था एकजुटता, पक्ष विपक्ष सब मिलकर के, धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, प्रदेशवासियों ने कोई कमी नहीं रखी। सबने एक दूसरे की इमदाद करी उस वक्त में, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने कहा था इलाज के अंदर शानदार काम हुआ राजस्थान के अंदर। ऑक्सीजन कोई डेथ नहीं हो पाई क्योंकि हमने इतना शानदार प्रबंधन किया। जब प्रबंधन कहीं से जाना पड़ा ऑक्सीजन का, बम्बई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, केंद्र सरकार से, ये माहौल बना दिया कि ऑक्सीजन कमी से जब दिल्ली में लोग मर रहे थे, बॉम्बे में, अहमदाबाद में स्थिति खराब थी, तब राजस्थान वो राज्य था जहाँ पर प्रदेश वाले आशीर्वाद से शानदार काम हुआ। उस वक्त मैंने महसूस किया कि प्रदेशवासियों को आह्वान करते हैं तो लोग एक दूसरे की इमदाद के लिए बाहर आते हैं, जिंदगी को दाव पे लगा कर। पहला फेज था कोविड का, वो था जो हर जगह लड़ा था पूरे विश्व के अंदर। पता नहीं मैं खुद जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, वो स्थिति थी। तब मैंने देखा, हमने आह्वान किया तो तमाम लोगों ने, मेडिकल प्रतिनिधि है ही है, डॉक्टर, नर्सेज सब है उसमें, बाकी विभागों के कर्मचारियों ने भी, आम जनता ने भी एक दूसरे की इमदाद करी खाने पहुंचाने में। लॉकडाउन था, घरों लोग बंद थे, पुलिस कांस्टेबल ने काम किया, फरार होता उसने काम किया। कहने का मतलब हर व्यक्ति ने काम किया और वो टाइम निकल गया हमारा। फिर हम समझ गए सेकेंड वेव में, थर्ड वेव के अंदर। आज भी कोविड के कारण के लोग तकलीफ है, इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। कोविड के बाद में पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हार्ट की भी है लोगों को, कि लोग डेथ हो रही है लोगों की पूरे देश के अंदर, दुनिया में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये मैं विषय से भटक रहा हूँ बिना मतलब, पर जरूरी है ये कहना कि आज भी कोविड के बाद में डॉक्टर सलाह लेते रहे। कोविड के बाद में डॉक्टर्स के एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो सकती है आपको, आंखों की भी, फटीग हो सकता है, किडनी का भी, लीवर का भी, हार्ट की तो मामूली बात है, कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है। मैं आगे करता तो मेरे सोशल मीडिया के अंदर लोग। अब मैं जो कहना चाहूंगा आपको कि मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ। बचपन से मैं एनएसए में आ गया था और वहां से मैंने सफर तय किया। गांव गांव में घूमता था उस वक्त में कि जिला मुख्यालय ऐसे थे जहाँ पर आंधी चलती थी, जिला मुख्यालय लगता ही नहीं था, कस्बा लगता था। कई जिले से आज मुख्यालय झालावाड़ से ऐसे हैं, धौलपुर है, करौली है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। तो 50 साल का सफर बहुत लंबा होता है। यहाँ आकाश सूखे के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। हर बार अब तो प्रकृति का मिजाज बदल रहा है, राजस्थान के लिए मिजाज ही बदल रहा। तो देखते हैं आपकी किस प्रकार से बरसात, बेमौसमी बरसात, जून की, जुलाई के बगैर अगस्त सितंबर में बरसात। तो तमाम पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। मुझे कहते हैं घर इंदिरा गांधी उस जमाने के अंदर बोला करती थी, जब हम बचपन में थे एनएसए में, पर्यावरण के बारे में बात करती थी। दुनिया के मुल्कों में पहली प्रधानमंत्री थी जो चिंतित थी दुनिया के अंदर पर्यावरण और प्रदूषण चैलेंज के रूप में हमारे सामने रहेंगे। और वही आप देख रहा है, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्राध्यक्ष जो है रियो में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उस जमाने में देखने में लगा था कि राजस्थान में क्या था। उस वक्त तो ट्यूबवेल भी नहीं आई थी। आज के तो ट्यूबवेल की मशीन आ गई तो खुद रहे हैं, उस वक्त तो कुछ था ही नहीं। पीने के पानी का संकट, पानी पीना ही जो दूषित पानी होता था, गांव गांव में पानी पीते थे, दूषित पानी पीते थे। गांव मीटिंग में जाते थे हम लोग, पानी देते थे वो गिलास के अंदर, लगता था कोई शिकड़ी देती है। ये हालात थे। और तो और लोग अकाल पड़ा नहीं और तरह से कब काम खोलेगी सरकार, मांगे करते थे।
अकाले काम खुलते थे, गायों के चारे का प्रबंधन कहाँ से होगा, पीने का पानी कहाँ से आएगा मानवों के लिए, पशुओं के लिए, वो हालात देखे रहता है मेरे के अंदर। पर लंबा सफर तय करते करते आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आप देख लीजिए जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी आजादी के वक्त में, आज क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हम आज इसरो से कितने कितने सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं। दुनिया भर के सैटेलाइट छोड़ने का काम हिंदुस्तान के इसरो कर रहा है। 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए, आपको याद है 5 साल पहले। हम कहाँ पहुंच गए हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, पानी में, बिजली में, सोलर आ गया, विंड आ गया। उसमें हम लोग सिरमौर देश के अंदर, विंड के अंदर भी और सोलर के अंदर भी। सीएस ने बताया आपको, अधिकांश पैरामीटर हमारे पक्ष के अंदर है। और आर्थिक रूप के लिए हम लोग नंबर 2 है देश के अंदर, आंध्र प्रदेश नंबर 1 और दूसरा राजस्थान है इस स्थिति के अंदर, हम देश के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिशन 2030 का आइडिया क्यों आया? आइडिया इसलिए आया कि आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हम बहुत आगे बढ़े हैं। माइंड मिनरल्स के खनिज भंडार संपदा यहाँ इतना भंडार भरे पड़े हैं कि उनका दोहन नहीं कर पा रहे हम लोग। पोटाश ऐसी चीज है, पोटाश जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ में, बीकानेर के अंदर है, पर उसकी डीलिंग नहीं हो पा रही क्योंकि अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। तेल निकल गया आपको बाड़मेर के अंदर, 20% तेल देश का उत्पादन है, सिर्फ बाड़मेर जिले में होता है। रिफाइन लग रही है राजस्थान के अंदर, रिफाइन लग रही है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में अंदर है। और जयपुर से ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने 2030 का कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया है और राजस्थान का कैसे विकास हो उसको लेकर तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के खचाखच भरे हुए ऑडिटोरियम में लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप की सांस्कृतिक संध्या धड़कन ने जमकर समा बांधा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल ने सभी प्रतिभागियों के टैलेंट की सराहना की और कहा कि इस तरह के सामाजिक ग्रुप समाज में अपनापन व समरसता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2 माह के ऊपर चले शानदार गायकों और गायकों को प्रतिस्पर्धा के ग्रैंड फिनाले में सबसे आगे आए 6 गायक व गायिकाओं ने लाइव प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां बटोरी। ये लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड एक फेसबुक पे लखनऊ वालों का ग्रुप है और इस ग्रुप को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो लखनऊ में रहने वाले लखनऊआ को, लखनऊ के बाहर रहने वाले लखनऊआ को और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले लखनऊआ को सबको जोड़ने का है। और ये इस वजह से संभव हो पाया चूँकि फेसबुक में एक ग्रुप बनाने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इस वक्त इस ग्रुप के करीब 50,000 से ऊपर मेंबर्स हैं जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर 100 देशों में फैले हुए हैं। उनमें सिर्फ एक बाइंडिंग फोर्स है कि वो लखनऊ को बिलोंग करते हैं, लखनऊ से मोहब्बत करते हैं। बॉटम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।